बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जिससे पहले पढ़ा है जो वो था बेसिक स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स और उनकी केमिकल कंपोजिशन। यहाँ तक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हमने उससे आगे जाना है। मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आपको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर डिपेंड करते हुए आपके बुक्स कौन से हैं। जो बेस्ट लफ्ज़ है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं आगे, वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कुछ लोगों ने इसके लिए जी फाइन, सर, यही बुक पे है। जी कुछ किताबों में फाइन स्ट्रक्चर का लफ्ज़ मौजूद है, कुछ किताबों में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का लफ्ज़ मौजूद है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो सबसे बेहतर लफ्ज़ है वो इसके लिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है। याद रखिए कि जब हम अभी जो कल बात हुई, हमने कल जो पढ़ा था कि बड़े लमैला है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, वो चीज़ें बेसिक हमें आम माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आ सकती हैं। लेकिन अगर हम उनकी डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना है। जब हम कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो उस वक्त वो स्ट्रक्चर्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैं। बस कि हम बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो वो स्टडी, वो जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाएगा। जी, ये दोबारा सुन लीजिए, मैंने इससे पहले भी कहा था। चैट बेसिकली मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि आपने चैट पे अटेंडेंस मार्क करनी है। अगर कोई मजबूरी है तो उस वक्त में उस पर मैसेज करें। आप लोग उसमें फालतू बहुत से ऐसे मैसेज कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों ने जैसे कि रिक्शा ने कहा था कि वो तो अटेंडेंस जाती है। मैं तो बहुत शुरू से आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो कि शुरू में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इसमें से क्या कैसे सेव हो सकते हैं। ये तकरीबन मैंने कोई 15 दिन बाद जब क्लास चल रही थी उसको कहना शुरू कर दिया था कि आप लोगों ने चैट पे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, क्योंकि ये मेरे पास रिकॉर्ड महफूज है। अगर किसी वक्त कहीं पे कोई कहता है जी हाजिरी कहाँ पे है, तो वो मेरे पास महफूज रिकॉर्ड की शक्ल में है। इसमें अगर आपने बहुत सी फालतू चीज़ें की हुई, जैसे कि आप लोग इसमें मुख्तलिफ बेतुके मैसेज करते रहते हैं, तो बड़ी ऑकवर्ड चीज़ है। इसलिए कोशिश करें कि सिवाय अटेंडेंस के इसको यूज़ ना किया करें। और अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं किसी से तो प्राइवेट मैसेज शक्ल में सेंड किया करें ताकि वो सेपरेट नज़र आ जाए कि अटेंडेंस का हिस्सा नहीं है। या कभी कभार मैं ऐसे करता हूँ जब किसी वक्त किसी की आवाज़ क्लियर ना हो तो फिर मैं उसको कह देता हूँ कि आप चैट पे मैसेज टाइप कर दें ताकि पता चल जाए क्या कह रहे हैं। ये उस वक्त होता है जब किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो और आवाज़ क्लियर ना आए। बहरहाल हमारा आज का जो टॉपिक है जी वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कुछ के मुताबिक फाइन स्ट्रक्चर, कुछ के मुताबिक सब माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर। बाहर किसी भी नाम से हो वो एक ही चीज़ को शो करता है। अब देखिएगा कि इसमें जो हम डिटेल पढ़ेंगे वो बेसिकली प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल पे अप्लाई होगी। मिडल लेवल की डिटेल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल थिन लेयर होती है और यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी के साथ कैल्शियम पैकेट्स, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हम स्टडीज करेंगे अभी, जब आपके सामने जो लफ्ज़ आने वाले हैं, डिटेल्स आने वाली हैं, डायग्राम्स आपकी बुक्स में मौजूद हैं। जो वो सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं आमतौर पर, वो इल्मी की, कार्बन की, रामेन की, इस तरह की जो बुक्स हैं, उन सब में सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि सब के सब एक ही तरह की बुक से लिए गए हैं, कॉपी किए गए हैं, इसलिए सबके स्ट्रक्चर सेम है, उसमें कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। बहरहाल जो भी बुक आपके पास है उसमें चेक कीजिए कि उसमें प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल की डिफरेंट डेट्स जो होती है, उसके कुछ पोर्शन को एनलार्ज करके बड़ा करके दिखाया गया है। अगर आप एरोज को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ ये डायग्राम बनी हुई है उसके साथ उसमें एरोज लगे हैं। तो जो एरोज बने हुए हैं उसके साथ बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स और माइक्रोफिब्रिल्स, देखिए ये लफ्ज़ आपके पास मौजूद है कि नहीं। माइक्रोफिब्रिल्स एंड बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स आपकी बुक के डायग्राम में लफ्ज़ होने चाहिए, क्योंकि ये आम अल्फाज हैं जो हर बुक में होने चाहिए। ये है कि नहीं है? जी सर है। सर है। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और लफ्ज़ इसी के साथ जो रिलेटेड लफ्ज़ है, या चलिए इसको सर पूरा। माइक्रोफिब्रिल्स है। जी ठीक हो गया। अब नोट कीजिए, वो पहले बंडल्स हैं, उस बंडल के अंदर छोटे बहुत से माइक्रोफिब्रिल्स हैं। अब जो आगे माइक्रोफिब्रिल्स हैं उनको आगे फर्दर बड़ा करके दिखाया गया है, उसके अंदर एलिमेंट्री फाइबर्स दिखाए गए हैं। और एलिमेंट्री फाइबर्स की अगर जो फर्दर डिटेल है यस उसमें सर। वो जो चीज़ नज़र आएगी वो होगी सेलुलोज फाइबर्स।
सेलुलोज फाइबर्स की अगर डिटेल को देखेंगे तो उसमें पहले तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है और फिर आखिर में एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सिंपल एक लाइंस की शक्ल में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। आप लोगों ने कम से कम बेसिक ये चीज़ कहीं ना कहीं पे पढ़ी हुई है, बहुत बेसिक चीज ये चीज़ ये वाली। वो ये थी कि सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली ग्लूकोज के मिलने से बने हैं। ये स्टेटमेंट इंटरनल तो मौजूद था। बायोकेमिस्ट्री में भी ये भी आप मेरे ख्याल में जो सेमेस्टर 2 में आपकी ज़ूलॉजी के अंदर नहीं, सेमेस्टर 2 में नहीं है जी वो। मेरे ख्याल में सेमेस्टर 3 में बायोकेमिस्ट्री या सेमेस्टर 3 में पढ़े हैं। लेकिन आपके पास जो ज़ूलॉजी की बुक है मिलर, आपके पास ज़ूलॉजी की जो बुक है मिलर, उसमें अगर आप उसके इंडेक्स में देखेंगे, तो आपको सेलुलोज और उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास बुक है इस वक्त एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली ये जिस्म वाली, उसमें यस स्ट्रक्चर सर। जी इसमें बहुत थोड़ा बना हुआ है। अगर आप इसका पूरा फाइबर देखना चाहें तो नेट से देख सकते हैं या मिलर के अंदर से सेलुलोज का स्ट्रक्चर निकाल के देख सकते हैं, उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपने फर्स्ट ईयर में जब आपने चैप्टर चैप्टर 2 है जी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में कॉलेज में, उसमें सर ग्लूकोज से सुक्रोज उसने बना के दिखाई गई है और वही पे उसने स्टार्च का मॉलिक्यूल भी दिखाया हुआ है। जहाँ पे स्टार्च बना हुआ है उसके आगे सेलुलोज था लेकिन उसका फार्मूला या तस्वीर नहीं थी। अगर हम सेलुलोज के फाइबर को सीधा कर दें, कुछ उसी तरह का उससे मिलता जुलता फाइबर होता है, जो सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही ग्लूकोज से बने हुए हैं। बहरहाल जो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया है अभी, जो आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी वॉल के अंदर बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स हैं। एक एक माइक्रोफिब्रिल को फर्दर बड़ा किया तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री फिब्रिल्स हैं और उसको भी बड़ा करके देख लें तो उसमें आगे सेल याद रखिए कि ये सब चीज़ें हैं मुख्तलिफ लेवल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती हैं। ये जैसे आपकी माइक्रोस्कोप है, आपने माइक्रोस्कोप यूज़ की हुई है, आपने चेक किया होगा उसमें 5x 10x 40x या इससे ज़्यादा पावर पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। अब जैसे जैसे उसकी लेंस की पावर बड़ी करती जाएंगे स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा बड़ा नजर आता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में भी ऐसे ही है। जो पहले सबसे पहले ज़माने में जो बनी थी वो 1920-30 के ज़माने में, वो बहुत लो पावर वाली थी। अब होते होते वो 2.5 लाख से ज़्यादा बड़ा करके दिखाने वाली इनकी मैक्सिमम पावर 2.5 लाख के करीब है, इससे भी ज़्यादा है। इस लेवल तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बन चुकी हुई है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बड़े आराम के साथ देखा जा सकता है। बहरहाल ये जो एक हिस्सा हमने स्टडी किया है, अब इसमें कुछ दो नए लफ्ज़ हैं जो आपके लिए वज़ाहत तलब हैं। कह लीजिए जो चीज़ हमें देखने में नज़र आ रही है, जो स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद होगा, आपकी जो हर बुक में मौजूद है स्ट्रक्चर ये वाला, जहाँ पे इसने माइक्रोफिब्रिल्स और उनका स्ट्रक्चर दिखाया है। अगर इसको मज़ीद बड़ा करके देखें तो पता चलेगा कि इसके अंदर सेलुलोज फाइबर के अलावा कुछ खाली जगह है। मेरे फिक्र पे गौर कीजिएगा। इन फाइबर्स में या फिब्रिल्स में जो आप देख रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स के फाइबर्स हैं रेशे में, उनके अलावा कुछ खाली जगह है। मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आप के पास अगर कोई भी कपड़ा हो, सूती कपड़ा खास तौर पे, और अगर खेस, आप समझते हैं खेस क्या होता है मेरे ख्याल में? खेस एक जी आम लफ्ज़ है सर। जो आपके घरों में यस ज़रूर सर। होंगे। अगर जी आप सर। खेस को गौर से देखें, वो बहुत मोटे धागे से बना होता है। आप बड़े वाज़ेह तौर पर उसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर अरेंज हुए फाइबर नज़र आ जाएंगे। अगर चादर हो लाइट कलर में बिल्कुल या वाइट कलर में, यस उसके अंदर भी इसको देखेंगे तो आपको फाइबर्स लंबाई के रूप में और फ्राई के रूप में नजर आएंगे। कपड़ा जैसे बना जी होगा सर। वो तो थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, इसको ताना बाना कहते हैं। ये स्ट्रेट होते हैं फाइबर्स, लेकिन दरमियान में खाली जगह मौजूद होती है। अब जो लफ्ज़ मैं एक्सप्लेन करने लगा हुआ है जी माइसेल्स और माइसेलर सिस्टम और इंटर माइसेलर सिस्टम। मैंने लफ्ज़ माइसेल बोला है, उसकी जमा माइसेली है। ये जो सेलुलोज फाइबर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके दरमियान में जो खाली जगह है, जो इनका सिस्टम होगा माइसेल्स का, जो सेलुलर फाइबर्स हैं जो कि पड़े हुए हैं करीब करीब, इनके दरमियान में जो खाली जगह हैं, वहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो इंटरमाइसलर सब्सटेंसेस है, इंटरमाइसलर सिस्टम कहता है। अब दोनों में ताल्लुक क्या है? जो ये माइसेल्स हैं, यानी जो सेल उसके फाइबर्स का सिस्टम है, ये तो सेलुलोज खुद केमिकल है जो कि ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पे वो तमाम केमिकल्स जिनका जिक्र मैं कल कर चुका हूँ केमिकल का, मैं वो नाम दोबारा बोल देता हूँ। लिग्निन, क्यूटेन, वैक्स, टेक्टिन, पैक्टिन,
या बहुत से नाम थे, सोबियन जो मैंने कल डिस्कस किए थे, वो तमाम चीज़ें इन फाइबर्स के दरमियान वाली जो खाली जगह होती है। अब उस खाली जगह को आपने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, कैपिलरी स्पेसेस। आपने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, कैपिलरी स्पेसेस। या एक और रफ एग्जांपल है, आई एम श्योर कि आपके घर में थोड़ी बहुत मिट्टी होगी कहीं ना कहीं पे चीज़ में। आप उसमें देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ साइज के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल के दरमियान में खाली जगह होती है, आमतौर पर उस खाली जगह में हवा भरी होती है। अगर आप मिट्टी में पानी डाल दें तो पानी उस हवा की जगह ले लेगा। कुछ पानी के अंदर हवा रिजर्व भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, और कुछ हवा निकल जाएगी और वहाँ पे पानी आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें जस्ट एक मिनट मुझे फोन कर रहा हूँ। जी, लफ्ज़ एक्सप्लेन हो रहा था जी हमारा माइसेल्स और इंटरमाइसल, मैंने मिट्टी के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया। आप में से किसी ने कपास, वो जो कपास जब उगी होती है, कपास के रेशे देखे हों, खुद कपास देखिए, कपास के अंदर बारीक बारीक फाइबर नजर आ रहे होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, सेलुलोज फाइबर, थोड़ा वो बड़े साइज के होते हैं। जैसे ये हम फाइबर पढ़ रहे हैं वो भी ऐसे ही होते हैं फाइबर। दरमियान में उनकी भी स्पेस होती हैं, और यहाँ तो नहीं, लेकिन जो सेल वॉल के अंदर स्पेसेस हैं, इंटरमाइक्रो स्पेसेस, उसके अंदर वो तमाम केमिकल्स जिसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका मौजूद होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है। अच्छा, अब डिपेंड करता है आपके पास कौन सी बुक है। इसमें मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ ऑथर्स ने इनके फाइबर्स का जो साइज दिया हुआ है कि एक का साइज कितना, बहरहाल चेक कीजिएगा कि कितना साइज दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वर्डिंग है कि अप्रॉक्सीमेटली या नियरली कह लीजिए 100 सेलुलोज की जो चेन्स हैं, जब वो मिलती हैं तो उनके मिलने से एलिमेंट्री फिब्रिल या माइसेल बनता है। ये एक स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट है कि तकरीबन 2000 सेल्स के मालिक्यूल्स या 20 माइसेल्स जब मिलते हैं तो उससे एक माइक्रो फिब्रिल बनता है, और उनके मिलने से आगे फिर जो है फर्दर बड़े वाले जो बंडल्स हैं वो बनते हैं। ये एक ऑथर की किताबों की वर्डिंग है, लेकिन अदर बुक्स में कुछ लोगों ने इस रेफरेंस से इसको बयान किया है, और कुछ लोगों ने इसको साइज के रेफरेंस से बयान किया है। अब जो साइज वाला पोर्शन है वो खासकर कहाँ मिले, उसकी रीजन ये है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो उसमें चीज़ों के साइज का भी अंदाजा हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक वर्डिंग बोल रहा हूँ, चेक कीजिए। लेकिन इसमें भी ये याद रखना है कि डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट ऑथर्स ने साइज में भी डिफरेंस शो किया हुआ है। उसकी मैं रीजन भी बता देता हूँ क्या वजह होती है। याद रखिए कि डिपेंड करता है कि स्टडी कब हुई हुई है, बहुत पहले, उसके बाद लेटेस्ट। जो पुरानी किताबों में स्टडीज दी गई हैं उसमें जो फिगर्स हैं, और जो लेट बुक्स लिखी गई हैं, बाद में लिखी गई जो दीर्घा में, उनकी फिगर्स में उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसकी रीजन है कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की भी आप कह लीजिए कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो रही है। और जो दावे के लेटेस्ट अगर कोई ऑथर ने कोई काम किया है रिसर्च वर्कर ने, और इसी बुक में शो किया गया है, तो उसकी फिगर थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी उन फिगर से जो उससे पहले वाली किताबों में की गई होती है। बहरहाल इसमें जो डिफरेंट फिगर अवेलेबल हैं, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप किस साइज की चीजों को देख सकते हैं, किस साइज तक की चीजों को देख सकते हैं? सर 0.2 माइक्रोमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर, ये आपका जॉब तो ठीक है, जॉब किसने दिया था ये बताइए पहले। सर 0.2 मैंने लाइब्रेरी। जी, लाइव का जॉब ठीक है। तो देखिए कि जो जॉब आपने दिया है 0.2 माइक्रोमीटर, आपने किस माइक्रोस्कोप क्लास से दिया है? माइक्रोस्कोप की टाइप समझ चुके हैं? सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रॉन का है तो फिर आपका जॉब गलत है, मेरा ख्याल तो आपने फिर माइक्रोस्कोप के लिहाज से दिया है। जी, और कुछ आप देना चाहता हूँ? हम किस माइक्रोस्कोप में, असल में टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है, चूंकि ये आपने पूरा नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपकी मैट्रिक की 9th की बुक में टॉपिक था, उसके बाद इंटर की बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में टॉपिक मौजूद था, सेम टॉपिक दोनों किताबों का
वो जो साइज दिया हुआ है वो डिफर करता है। मैट्रिक बुक में कुछ और लिखा हुआ है 9th की बुक में, और फर्स्ट बुक में कुछ और लिखा हुआ है। आपने ये टॉपिक रेजोल्यूशन पावर के नाम से पढ़ा हुआ, रेजोल्यूशन पावर ऑफ आई, रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जी, किसी को याद रहा हो कि सर आई थिंक 500 एक्स 500 एक्स 500 एक्सेस जिसका जवाब दिया है जी 500 एक्सेस किसकी आप बात कर रहे हैं? सर लाइट माइक्रोस्कोप की। नहीं बेटा, मैंने रशियन पावर पूछी है। जब आप एक्स का आपने तो एक्स एक्सेस का इस्तेमाल कर दिया है। अगर एक्स लिखा हो उसका मतलब है इतने गुना, वो मैग्निफिकेशन शो कर रहा है। हम इस वक्त मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने रेजोल्यूशन पावर की बात की। आपका जवाब इररिलेवेंट है इसलिए सर जी सर। सर 0.05 नैनोमीटर क्या है? 0.05 ये नैनोमीटर जी कशवाला ने जवाब दिया है, लेकिन आप ये किसके लिहाज से बताना चाह रही हैं? सर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही है, यही था। 0.05, क्या आपको श्योर है आपने जो पढ़ा होगा वो यही था? आर यू श्योर? जी सर, जी सर 9th में था वो, जिसमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर वगैरह यही था ये। आप सर ये कह रही ये हैं कि 9th वाली बुक में ये फिगर थी, आपके ख्याल के मुताबिक? सर ये बस इतना याद है कि 0.05 में ही था, नैनोमीटर में ही था। नैनोमीटर में था। चलें, बहरहाल जी कुशवाला ने 9th की बुक के लिहाज से जवाब दिया है। मुझे 9th की बुक मैंने बहुत पहले देखी थी, जब वो आई थी, नई नई आई थी। उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला तो याद नहीं है, लेकिन जो माइक्रोस्कोप वाला है वो इसलिए याद है कि वो एफएससी की बुक में गलत है। एफएससी की बुक में, जो फर्स्ट ईयर की बुक बात कर रहा हूँ मैं। जी सर उसमें चैप्टर 4 था शायद, इस तरह का था कुछ। जी, मैं इसको जवाब क्लियर देता हूँ जी। फर्स्ट ईयर की जो बुक चल रही है अपने आप टेक्स्ट बुक बोर्ड की, फर्स्ट ईयर की बुक पहले लिखी गई थी और 9th की बुक बाद में लिखी गई थी। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम चला है। रिवीजन पहले होनी चाहिए थी, पहले मैट्रिक की बुक्स वाइज होनी चाहिए थी, फिर एंट्रिक होनी चाहिए थी। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहले एफएससी की बुक्स जो है वो लिखी गई, फिर पहले फर्स्ट ईयर की बुक आई, फिर सेकंड की आई, फिर उसके बाद 9th और 10th की। बहरहाल फर्स्ट ईयर की बुक में बहुत सी मिस्टेक थी, अब भी हैं, अब तक चल रही हैं। उसमें एक पॉइंट है यही वाला जो मैं डिस्कस कर रहा था। उसके मुताबिक फर्स्ट ईयर की बुक के मुताबिक लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर 1.0 मिलीमीटर है। फर्स्ट ईयर की मौजूदा बुक जो चल रही है, अब तक चल रही है, उसके मुताबिक ये कम 10 साल से ज़्यादा हो गए इसको पढ़ाए हुए, शायद इससे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी क्वेश्चन नहीं हो सकी। और 9th की बुक, इस बुक के बाद पहले चूँकि सॉरी मैंने 10 साल का ना, इसको 20 साल हो गए गलबन आए हुए। जो 9th की बुक है वो इसके बाद लिखी गई थी। पहले फर्स्ट ईयर की बुक आई है, 9th की बुक उसके 2 साल बाद आई थी। उसमें उसने वो तमाम मिस्टेक, जो बहुत सी मिस्टेक थी फर्स्ट ईयर की बुक में, उसने हमको प्रूव किया था जिस बंदे ने वो लिखी थी, एडिट की थी। उसमें उसने 0.1 माइक्रोमीटर उसने फिगर दी, और इसमें जो है वो 1.0, अब नोट कीजिएगा, 0.1 माइक्रोमीटर और 1 मिलीमीटर दिए थे। एफएस में तो बिल्कुल 100% गलत है। जो 9th वाली बुक थी वो ज़्यादा बेहतर है इससे, लेकिन उसके साथ उसको शर्त देनी चाहिए थी कि आप पूछ रहे थे कि कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, उसने वो शर्त नहीं दी थी। आम रूटीन में हम माइक्रोस्कोप के लिए अगर हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं, मिक्स वाइट लाइट, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन कंपाउंड्स सर होते हैं जी। सर एफएससी की बुक में लिखा हुआ है 0.4 एंगस्ट्रॉम। नहीं, आप फिर मिक्स कर रहे हैं। मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ। ओके मैं सर। लाइट माइक्रोस्कोप बात कर रहा हूँ, एफएससी के मैं कंपैरिजन इसका आप शायद भूल गए। मैंने थोड़ी पहले ये कहा है कि मुझे 9th वाली बुक का तो लाइट माइक्रोस्कोप का याद नहीं है, माइक्रोस्कोप का याद है। मेरे लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि दोनों रिलेटेड है हमारे साथ। ठीक है, आपने यस सर, गो क्योंकि टू माइक्रोमीटर। और जी बैक से नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम थी कि एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक में उसने लाइट माइक्रोस्कोप रेशो पावर गलत दी हुई है, इसकी करेक्शन जो है 9th की बुक में हुई है। लेकिन अब चूंकि मेरे सामने मैट्रिक की बुक नहीं है, मुझे 9th की बुक को देखते हुए बहुत से साल गुजर चुके हैं, उसमें फिगर थी या नहीं थी क्योंकि वो याद नहीं है मुझे। ये एफएससी वाली चूंकि मैंने बाकायदा चेक की थी, 9th से कंपेयर किया था, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैट्रिक की 9th की बुक में फिगर कितनी थी। लेकिन जो आप कह रही हैं वो जो मुझे याद है फर्स्ट ईयर की बुक में, वो 2 to 4 एंगस्ट्रम है।
जो मैंने बुक देखी थी उसमें 2 to 4 एंगस्ट्रम रेजोल्यूशन पावर दी हुई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। जी अभी ये लाइबा ने जवाब दिया था थोड़ी देर पहले। लाइबा आपने जो जवाब दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से, आपके पास बुक थी या सर आपने? मैंने तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बताई जी है जी ना, इलेक्ट्रॉन। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने जो फिगर बोली है कितनी है, दोबारा बोलिए। आपने बुक सामने रख के उसको देख के बताया है या वैसे जुबानी बताया है? सर लाइबा से पूछें, पता नहीं अब उसने कहाँ से बताया। सर उसी मैंने पहले जुबानी बताया था, फिर मैंने फर्स्ट ईयर की बुक से भी कंफर्म किया है और अब जी। मैं इंटरनेट पे निकाल रही हूँ। नहीं पहले हमने फर्स्ट की बुक पर बताया ना, क्योंकि फर्स्ट की बुक में क्या लिखा हुआ है। जो मुझे याद है वो 2 to 4 एंगस्ट्रम है जो फर्स्ट की बुक में फिगर दी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर के हवाले से। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही है। चले वेल, चूंकि 9th वाला मुझे याद नहीं रहा है, बहुत पहले मैंने बुक देखी थी, अब मुझे नहीं याद है कि 9th में क्या दिया था। बहरहाल याद रखिए कि ये जो इसने दिया हुआ है फर्स्ट की बुक में, उसके बाद से माइक्रोस्कोप मजीद डेवलप हो चुकी हुई है और रेजोल्यूशन पावर इससे भी ज्यादा हो चुकी हुई है। क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें इंस्ट्रूमेंट चेंज होते हैं और वैल्यू चेंज की जाती है। बहरहाल जो इस वक्त मैं चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ उसी हवाले से ये है कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर डिपेंड करते हुए बुक पहले लिखी गई है, बाद में लिखी गई है, correct की गई है नहीं की गई, उसके हवाले से मुख्तलिफ बुक्स में आपको ये मुख्तलिफ फिगर्स मिल सकती हैं। मैंने बैकग्राउंड इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको याद रहे, ये ना हो कि आपने ये बताया था लेकिन जिस बुक में हम देख रहे हैं उसमें कुछ और दिया होगा। ये मैंने उसका बैकग्राउंड इसलिए आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया। अब नोट कीजिएगा कि ये जो फाइबर्स है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, यानी जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं और जो एलिमेंट्री फिब्रिल्स हैं, इनका साइज मुख्तलिफ ऑथर्स ने या मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ दिया हुआ है। इट मे बी ये एंगस्ट्रम के अंदर भी दे सकते हैं, नैनोमीटर में भी दे सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 से 4 कह लीजिए, 3 से 4 नैनोमीटर की रेंज में, यानी ये वो साइज है एलिमेंट्री माइक्रोफोन वाला जो अब से ये जो फिगर जो मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो बुक है इस वक्त, ये बुक ग़ालिबन 1960s 70s के ज़माने में जो फिगर आ रही थी ये उसके मुताबिक है। पुरानी बुक है थोड़ी सी, और उसके बाद से अब मैं कह चुका हूँ कि ज़्यादा बेहतर वाले जो आ चुकी हुई हैं, जो अब इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर वाली है, लेकिन किसी बुक में मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरा है किसी ने इसको रिवाइज किया हो इस वाली फिगर को, फिर इसका साइज क्या होता है। बहरहाल ये था जी हमारा एक हिस्सा डिटेल्स के हवाले से। अब इसमें छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं कि सेल वाल की ग्रोथ कैसे है। ये तो हम ये देख रहे हैं कि फाइबर्स बड़े हुए हैं और उनकी अरेंजमेंट, बल्कि ये आपकी बुक में अरेंजमेंट दी भी होगी। कल मैंने सिर्फ क्रिस्टल्स का जिक्र किया था और सिर्फ दो लेयर्स का कहा था जी, जैसे ईंटें जोड़ के दीवारें बनती हैं, उसमें सिर्फ दो एंगल्स पे, एक हॉरिजॉन्टल कह लीजिए और दूसरा उसके ऊपर राइट एंगल के ऊपर। लेकिन जब सेल वॉल बनती है तो हर लेयर दूसरे के साथ एक डिफरेंट एंगल बनाती जाती है और उस तरह से वो मजबूत से बनी रहती है। अब जब फाइबर जमा हो रहे होते हैं उसके ऊपर लेयर्स की शक्ल में, तो उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, अब आपने वो चेक करते हैं मुख्तलिफ ऑथर्स ने इस्तेमाल किए होंगे। एक लफ्ज़ तो है जी इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन का लफ्ज़ मैं इसको यूज क्लियर कर देता हूँ कि एक लेयर है, उस जी लेयर के सर ऊपर, है, उसके ऊपर एक लेयर के जी ऊपर एक सर है दूसरी, इंक्रस्टेशन। जी क्रस्ट पपड़ी को कहते हैं, बारीक लेयर को कहते हैं। एक लेयर मौजूद है, उस लेयर के ऊपर सेलुलोज मॉलिक्यूल्स की, फाइबर्स की दूसरी लेयर जमा हो रही है। ये ऐसे होगा कि आजकल तो रवाज खत्म हो गया उसका, पहले ज़माने में घरों में लोग सफेदी करवाते थे, वाइट वॉश, सफेदी, वाइट वॉश उर्दू में या हम इसको कली भी कहते हैं। वो चूना होता है बेसिकली, चूने की एक लेयर आपने दीवार पे करवा दी, अगले साल 2 साल बाद 4 साल बाद जब भी चाहें उसी के ऊपर एक और लेयर फिर देते। जी अब आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? बल्कि पास का यूँ होता जी कि जी पहले एक रंग की कली करा दी है, अगले साल इसके ऊपर, अगले साल या जब भी दोबारा कराया तो उसके ऊपर किसी दूसरे कलर की जो है वो चूना या कली करवा दी, ऐसा भी होता था। और अगर वो टूट जाए तो उसके नीचे से वो लेयर्स नजर आ जाती है। अगर ऐसे हो एक के ऊपर दूसरी लेयर उसके ऊपर, मैंने यहाँ पे चूने की मिसाल दी है ऊपर, सेल वॉल में लेयर अंदर की तरफ जमा होती है। सेल वॉल से पहले मिडिल वाला बनाएंगे, उसके अंदर प्राइमरी बनाएंगे, उसके अंदर सेकेंडरी लेयर की पहले वॉल बनाएंगे, फिर सेकेंडरी दूसरी वॉल
लेयर बनेंगे, फिर इसकी दूसरी लेयर बनेगी, इस तरह से वो जमा होती जाती हैं। ये है जी एक तरीका, एक प्रेस्टेशन। ये तो हो गया एक हिस्सा। एक हिस्सा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स के पैन में जो खाली जगह है उसके अंदर चीजें आके जमा हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर उसमें लिग्निन जमा हो गया। जब लिग्निन जमा होगा तो इसको लिग्निफिकेशन का नाम दिया जाएगा। जब सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल याद रखिएगा, ये कल बात हो चुकी है कि सेल वॉल बेसिकली सेलों से बनी होती है, लेकिन जब उसमें लिग्निन जमा हो जाए तो उस लिग्निन के जमा होने के प्रोसेस को लिग्निफिकेशन कहते हैं। एक और लफ्ज कुछ पौधों में खासतौर पर, ये बल्कि एक्सपेरिमेंट शायद हमने क्लास में भी चीज देखी थी एक्सपेरिमेंट में, अगर आप मुख्तलिफ पौधों के लीव्स को गौर से देखें या फ्रूट को भी देख सकते हैं, तो कुछ लीव और खासतौर लीव की अपर सरफेस ज्यादा शाइनी होती है, चमकदार होती है। तो जो शाइनी चमकदार सरफेस होती है वो इंडिकेट कर रही होती है कि इस पे क्यूटेन यानी वैक्स ज्यादा है। आप किसी भी लीफ को उसकी अपर और लोअर सरफेस को कंपेयर करेंगे तो अपर साइड पे वैक्स ज्यादा होती है, नीचे कम। बहरहाल ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनकी अपर सरफेस के ऊपर ज्यादा मिकदार में क्यूटेन मौजूद होती है। जहां सेल वॉल में क्यूटेन जमा हो रही हो उसको क्यूटिनाइजेशन का नाम दिया जाएगा। लिग्निन की जमा होना लिग्निफिकेशन है, क्यूटेन का जमा होना क्यूटिनाइजेशन है। ये दो स्पेसिफिक लफ्ज मैंने जो है इसके हवाले से एक्सप्लेन किए कि किस तरह से फाइबर्स हैं वो जमा होते जाते हैं और उनके फाइबर्स और जो मटेरियल जमा हो रहा होता है जिससे सेल वॉल मोर की और मजबूत हो रही है। अभी इसके कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जिनको भी डिस्कस करना है। टाइम हमारे पास 15 मिनट है अभी, 4:30 जी बिल्कुल हमारे 15 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा टॉपिक, टाइम इतना मौजूद है जी। अभी एंड प्रेसिशन की बात हुई, लेकिन अब एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक्स के अंदर मौजूद होना चाहिए, बल्कि डायग्राम भी होने चाहिए इनके। मैं कुछ लफ्ज बोल रहा हूँ सेल वॉल के थिकनिंग के हवाले से, आपने अपनी बुक को चेक कर लेना है क्या उसमें ये लफ्ज मौजूद है जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ। लफ्ज हैं जी annular thickening, spiral thickening, scleriform thickening, यस सर। reticulate thickening, ये लफ्ज जो मैं बोल रहा हूँ, और pitted, इनके आगे डिटेल्स भी हैं। ये स्पेसिफिक है क्योंकि ये तमाम या आम में नहीं, चंद खास तौर पर जो एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म के अंदर और कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर ये खास के हमने खास। अब उसकी वजाहत की तरफ आइए, डिटेल्स की तरफ आइए। अगर आपके पास डायग्राम भी है तो फिर तो बहुत ही आसान है, अपनी बुक को चेक करें, अगर उसमें डायग्राम दी गई है। एंड्रॉइड थिक, अब यूँ समझिए, आई एम श्योर कि आप में से किसी ने अपने किसी उंगली में कोई अंगूठी पहनी हुई होगी, रिंग, अंगूठी, इंग्लिश का है रिंग। आप समझते हैं रिंग क्या होता है? यस सर। यस सर। जी सर। किसी आमतौर पर हमारे यहाँ रवाज है, कुछ लोग एक से उंगली में अंगूठी पहन सकते हैं, एक में पहन ली दूसरे में पहन ली, लेकिन अब यूँ करना है कि 3-4 रिंग्स लेनी है और एक ही उंगली में पहन लेना। 3-4 रिंग्स लेके पहले एक रिंग पहना, थोड़े से फासले पे दूसरा रिंग, थोड़े से फासले तो पहन लेते हैं। जी। ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। जैसे आप रिंग्स पहन सकते हैं बहुत से, आपको कुछ ऐसी चीज नजर आ जाएगी। अगर ऐसा हो तो ये थिकनिंग कहलाएगी एन्युलर थिकनिंग, यानी गोल दायरे। एन्युलर का मतलब है गोल दायरे। आपने फाइलम एनिलिडा पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, फाइलम एनिलिडा, उसमें एनुलाई का लफ्ज है, बिल्कुल यही वाला है जी। सेकंड डायग्राम को चेक कीजिए, इसमें आपको स्पाइरल थिकनिंग, स्पाइरल स्प्रिंग को कहते हैं, आपको स्प्रिंग जैसी शेप नजर आएगी कि स्प्रिंग की तरह से सेल वॉल कहीं से मोटी कहीं से बारीक नजर आ रही है। उसके बाद अगर डायग्राम आपके पास मौजूद है, स्क्लेरिफॉर्म। स्क्लेरिफॉर्म का आप यूँ समझिए कि ये स्टेप्स बने हुए हैं, लेयर्स बनी हुई हैं, ऊपर नीचे लेयर्स लेडर। जी बिल्कुल, मैंने इस्तेमाल किया था जैसे स्टेप्स बने हुए, जिसको जुबान में हम सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी की तरह से स्टेप्स बने हुए हैं, तो ये स्क्लेरिफॉर्म। और अगर जरा इरेगुलर किस्म की चीजें अरेंजमेंट हुई है तो उसको रेटिकुलेट का नाम दिया जाएगा, नेटवर्क बना हुआ है। वो स्टेप्स ना हो बल्कि आप उस पर जुड़ जाएं, चीजें स्टेप्स जुड़ जाएं तो वो रेटिकुलेट बन जाए। और जो आखिरी लफ्ज है पिचेड या पिट्स, ये आपकी बुक में सेपरेट हेडेज होना चाहिए। पिट्स या पिटिंग आपकी बुक में एक सेपरेट हेडेज की शक्ल होना चाहिए। देखिए है कि नहीं है, क्या आपने बताना? क्या जी सर है। यस सर है। ठीक है जी, हमने पिट्स को सेपरेट करके स्टडी करते हैं। अगर आपकी बुक में पिट्स बनी हुई हैं
तो मैं कुछ लफ्ज़ बोल रहा हूँ, चेक कीजिएगा। पिट का लफ्ज़ मतलब है सुराख या गड़ा। पिट का लफ्ज़ी मतलब है सुराख और गड़ा, लफ्ज़ी मतलब ये है। अगर डायग्राम मौजूद है आपकी बुक में तो उस डायग्राम को फॉलो करना है। नंबर 1 चेक कीजिए कि बेबी की लेबलिंग हो सकता है कि लेबलिंग ना हुई हो। मेरे सामने से जो डायग्राम है उसमें लेबलिंग हुई है। उसमें मिडिल लमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल दिखाई गई है। पिट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पिट्स का मतलब मैं बता चुका हूँ, डिप्रेशन है सेल वॉल के अंदर, सुराख कह लीजिए। सर इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी वॉल चलिए ठीक है। वेल वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सी बुक है। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर चीज़ें याद रखिए, एग्जैक्ट सेंटर में जहाँ पे दो सेल जुड़ेंगे उनके एग्जैक्ट सेंटर में मिडिल लमेला होगी। मिडिल लमेला के दोनों साइड पे प्राइमरी वॉल होगी, उसके दोनों साइड पे सेकेंडरी वॉल होगी, और उसी सेकेंडरी वॉल के अंदर आपको पिट यानी डिप्रेशन नजर आएगा। डिप्रेशन को कहते हैं, बड़ा वेल कह लीजिए। अच्छा, अब इसकी टाइप चेक करनी है। मुख्तलिफ सर मेरी बुक में ऐसी दिया जैसे आपने बोला। जी ठीक है। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आपको उनकी मुख्तलिफ टाइप्स मिल सकती हैं। चेक कीजिएगा जो टाइप मैं बोल रहा हूँ। उसमें नंबर 1 पे होगा जी सिंपल पिट्स, दूसरा होगा सिंपल पिट पेयर, तीसरा हो सकता है बॉर्डर्ड पिट, और चौथा हो सकता है हाफ बॉर्डर्ड पिट, और पांचवा हो सकता है ब्लाइंड पिट। 5 पॉसिबल टाइप्स हैं। क्या आपके पास इन पांचों की डायग्राम बनी हुई है जो मैंने बोली है? मैं नाम दोबारा बोल देता हूँ। सर एक बार दोबारा बोल दें। जी मैं नाम बोल रहा हूँ, इस तरतीब से मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको गौर से चेक करना है। नंबर 1 सिंपल पिट, सिर्फ एक सेल दिखाया हो उसमें पिट दिखा दी हो तो सिंपल पिट। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि दो सेल जुड़े हुए दिखाए गए हों और उसमें दोनों साइड पे पिट हो, आमने सामने पिट हो, उसको सिंपल पिट कहते हैं। तीसरी है बॉर्डर्ड पिट और बॉर्डर्ड पिट पेयर। बॉर्डर पिट तो हम आंखों से, जैसे आंखों की पलकें होती है कुछ यूं का स्ट्रक्चर पे नजर आएगा। अगर दोनों साइड पे हो तो बॉर्डर पिट पेयर कहलाएगा। अगर एक तरफ बॉर्डर पिट हो, एक तरफ सिंपल पिट हो तो उसको हाफ बॉर्डर पिट कहते हैं। और अगर एक तरफ पिट हो और एक तरफ पिट ना हो, एक तरफ सिंपल पिट हो और एक तरफ पिट ना हो, तो उसको ब्लाइंड पिट या ब्लाइंड पिट पेयर का नाम दिया जाता है। पर ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं पिट्स की। इसमें जी सही है सारा ये। जी चलो सर अब डायग्राम्स नहीं है, डायग्राम दी हुई है, लिखा हुआ है सारा। लिखा हुआ जी डायग्राम सही दी हुई है डायग्राम। नेट से जी चल कैसे सही है। हैं? डायग्राम नेट से मिल जाएगी आम। अब जिसको खास तौर पर आपको देखना है जी, जो डिटेल्स है आपने ढूंढनी है, डायग्राम बॉर्डर पिट पेयर इन क्रॉस सेक्शन एंड इन सरफेस। आपकी बुक में अगर डायग्राम है ठीक है, नहीं है तो नेट से ढूंढ लीजिएगा। बॉर्डर पिट पेयर सेक्शन के अंदर और बॉर्डर पिट पेयर इन सरफेस पे। जब सरफेस व्यू में देखेंगे तो आपको एक बड़ा दायरा, उसके अंदर एक छोटा दायरा, उसके अंदर एक और छोटा दायरा ऐसे नजर आएगा, और उसके साथ मैचिंग डायग्राम में आपको जैसे मैंने कहा था जैसे आंखों का स्ट्रक्चर होता है कुछ यूं की चीज आपको नजर आएगी। ये बिल्कुल बहरहाल उसमें कुछ लफ्ज मैं बोल रहा हूँ, ये लफ्ज आपने चेक करने हैं। जो बॉर्डर का लफ्ज है, जैसे आंखों के ऊपर ये पुट्टे होते हैं, लिड्स होते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे पिट्स पेयर में लिड्स नजर आएंगे जिनको बॉर्डर का नाम दिया गया है। उसके सेंटर में पिट मेम्ब्रेन शो की गई है जो कि बड़े लेवल प्राइमरी वॉल वगैरह पर मुश्किल होती है। उसके अंदर सेंटर में टॉरस के नाम से एक चीज नजर आएगी। टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कहीं पे, जहाँ पे चीजों की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने में अहम पार्ट प्ले करती है। इसके अंदर जो खाली जगह है उसको पिट चैम्बर, और इसमें जो दरमियान वाला गोल दायरा है जो सर्कल नजर आ रहा है सबसे छोटा सा, उसको पिट अपर्चर का नाम देते हैं। पिट अपर्चर और टॉरस ये दो चीजें मिलके पानी की मूवमेंट और पानी और उसमें जो सोलूट्स होते हैं अंशदान में उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये है जी ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट, जो कि एंजियोस्पर्म्स के लिहाज से बहुत ही खास इम्तिहान स्ट्रक्चर हैं उनकी सेल वॉल में, और उनका ताल्लुक चीज़ों की मूवमेंट के साथ होता है। बहरहाल इसके साथ जो हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। एक लफ्ज रह गया है सिर्फ, ये लफ्ज चेक करना पड़ेगा आपको कि बुक में है कि नहीं है। लफ्ज है प्लाज्मोडेस्माटा। ये लफ्ज फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर की बुक में ये लफ्ज मौजूद था, प्लाज्मोडेस्माटा। जी याद रखिए कि यस सेल सर। जी प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में बहुत बारीक सुराख होते हैं, बहुत बारीक बारीक सुराख, उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एक स्टेटमेंट था इंटर लेवल के ऊपर कि सेल वॉल डज नॉट
present a barrier to movement of molecules. सेल वॉल चीजों के रास्ते में रुकावट नहीं बनती, इसमें स्टॉक होते हैं और वो स्टॉक बेसिकली प्लाज्मोडेस्मा होता है। पानी बड़े आराम से इनमें से गुजरता है, पानी बहुत आराम से इनमें से गुजर जाता है, ये इसके खास खासियत है जी। ये हमारा टाइम काफी हो चुका हुआ है और ये एक मिनट तक सॉरी नेट बल्कि जूम बंद हो जाएगा। चलिए बहरहाल प्लाज्मोडेस्मा का पारंपरिक स्टॉक है, जबकि पिट्स यहाँ बाकायदा बड़े साइज के स्टॉक होते हैं जिनको हाई पावर पे माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। अभी मैंने कल आपको 2-3 प्रैक्टिकल्स के हवाले से कहा था कि उनके आपने जो प्रैक्टिकल ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो देख लेने हैं। इंशाल्लाह कोशिश जी सर, करेंगे देख लिए कि परफॉर्मेंस जी सर। इनकी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस भी करेंगे, क्योंकि चांसेस हैं ये कि भी 15 डेज 2 वीक 3 वीक 4 वीक सर? के अंदर जी। हाँ सर जी आपने ये जो कहा था ना कि एलिमेंट्री फिब्रिल्स सेलुलर मॉलिक्यूल का साइज, जी जी सर इंटरनेट पे आ रहा है वुड में सर 2.5 नैनोमीटर। 2.5 नैनोमीटर, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, मैंने बताया था कि मेरे पास जो बुक है इसमें जो ये चीज़ें दी गई हैं, जो फिगर्स दी गई हैं, ये 1960 1780 के ज़माने की जो बुक मेरे पास थी। मैंने ये बताया था कि ये इसमें जो फिगर्स हैं, फिगर्स का वेरी जो उसमें मटेरियल दिया गया हुआ है, ये 1970-80 का जो ज़माना है उस दौर में लिखी गई थी और उसमें वो फिगर दी गई हैं। और मैं पहले कह चुका हूँ कि उसके बाद जो होने वाली रिसर्च है उसमें ये फिगर में चेंज आ रही है। आपने मेरी बात को फॉलो नहीं किया था, इसलिए बता दिया था कि जी ये सर। डिपेंड करता है टाइम के साथ साथ, चूंकि जैसे जैसे वो नहीं आती जाएंगे उनमें फिगर में कुछ चेंज आती जाएगी, तो ज़्यादा सर मैंने जस्ट कंफर्म किया इंटरनेट से कि जी जी ठीक है। और ये है जी बहरहाल प्लाज्मोडेस्माटा सर? और जी सर आप कह रहे हैं ना कि चैप्टर खत्म हो गया है, हाँ बट जी, यहाँ पे ना रामे में और ज्यादा पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है ये हम पढ़ चुके और हैं। केमिकल इसके तो सबसे पहले हमने पढ़ ली थी सर, हमने इसको स्टार्ट किया, वो मैंने तमाम केमिकल्स के नेम और उनकी डिटेल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन तो जो सर बस उसका उतना ही इंट्रो देना था, और ये जो सारे उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं अंदर। इसमें स्ट्रक्चर जो है डिटेल सिर्फ ये वाली जो आज हमने डिस्कस की है, इसकी जो सेलुलोज फाइबर की बात हुई है, एलिमेंट्री फाइबर और माइक्रोफिब्रिल्स, ये वाली डायग्राम डिटेल से करनी है। बाकी और किसी चीज़ के फॉर्मूले रामे ने फॉर्मूला